हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं के समन्वय में समन्वय स्थापित करता है। अंतःस्रावी तंत्र है तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं के में समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र है जो वो लंबे समय तक कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण नहीं कर पाता है। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण नहीं कर पाता, अतः लंबे समय तक क्रियान्वयन करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोनों की आवश्यकता होती है। दोबारा देखेंगे, जो तंत्रिका तंत्र है लंबे समय तक कोशिकीय क्रियाओं का संचालन नहीं कर पाता है, क्रियान्वयन नहीं कर पाता है, अतः लंबे समय तक क्रियान्वयन के लिए अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोनों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। अंतःस्रावित तंत्र जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों की मदद से कार्य करता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है, यानी कि इनमें कोई नलिका नहीं होती है। ये सीधे ही अपने हार्मोन रुधिर में प्रवाहित करती है। ये ग्रंथियां अपने हार्मोन स्रावित कर और सीधा ही रक्त में स्रावित या प्रवाहित करती है। अंतःस्रावी तंत्र में कुछ जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो कई मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी तंत्र में कई ग्रंथियां जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो मिश्रित होती है, यानी कि अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी होती है। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। अब देख लेते हैं हम प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एक चार्ट बना करके देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी।
ये देखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ हमारी हो गई हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस यहाँ हो जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि। यहाँ थोड़े से नीचे पीनियल ग्रंथि। फिर थोड़ा नीचे आते हैं गले में थायराइड ग्रंथि। यहीं पैराथायराइड भी होती है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि। फिर यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ हृदय के आसपास महाधमनी के पास थाइमस ग्रंथि होती है। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ आमाशय के बीच में अग्नाशय ग्रंथि होती है। फिर यहाँ जो किडनियाँ होती है उनके ऊपर होती है 2 अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। फिर यहाँ नर में हो गई वृषण ग्रंथि। और यहीं अगर हम मादा की बात करें तो ये अंडाशय, ये अंडाशय ग्रंथि होती है। तो ये पूरा डायग्राम बना हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऊपर ही ऊपर हमने देखा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये तीनों ऊपर ही पाई जाती है मस्तिष्क में। फिर यहाँ गले में पाई जाती है आपकी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर यहाँ नीचे आते हैं सीने में, चेस्ट में, यहाँ हमारे हृदय के आसपास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। फिर इसके नीचे आते हैं, यहाँ आमाशय के नीचे अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। फिर इसके नीचे आते हैं किडनी के ऊपर पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और नर में वृषण ग्रंथि पाई जाती है और मादा में अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। इन सब का हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। यह ग्रंथि बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है। उसमें मेन भूमिका हाइपोथैलेमस की होती है। यह मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, उसके हार्मोनों का स्त्रावण, संश्लेषण और नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि, ये इस ग्रंथि द्वारा संश्लेषित हार्मोन का नियंत्रण करती है और जो मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त होती है वो पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। फिर पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को पहुंचा करके कार्य करवाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है अग्र मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे होती है, थैलेमस के नीचे होती है। ये कई प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं वो कौन से हैं हार्मोन। पहला है मोचक हार्मोन, दूसरा है निरोधी हार्मोन, यहाँ मोचक को हम प्रेरक हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन? मोचक हार्मोन। किसको? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा निरोधी हार्मोन। ये क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने से रोकते हैं।
दोनों का मतलब दोबारा जानेंगे। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और दूसरा इसका उल्टा हो गया निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने से रोकते हैं। अब देख लेते हैं हम पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष और दूसरा हो गया पश्च पीयूष। ये ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, गोनेडोट्रोपिन। तो देखा आपने, पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, और ये सभी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इससे जो स्रावित हार्मोन है वो देखेंगे हम। पहला है वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है थायराइड प्रेरक हार्मोन। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आपको ये बताने हैं। वैसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि। तो देखते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि पहले तो इस ग्रंथि की स्थिति देखेंगे। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में ऊपर की ओर पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में ऊपर की ओर पाई जाती है, और ये मिलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन। इसका जो कार्य है शरीर की दैनिक लय, यानी कि दैनिक जो क्रियाएं होती है उनके संचालन में ये उत्तरदायी है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में ऊपर की ओर पाई जाती है। इससे स्रावित हार्मोन है मिलेटोनिन, और इसका कार्य है शरीर का दैनिक लय, यानी कि दैनिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करती है, संचालन करती है। इसके बाद लेते हैं हम थायराइड ग्रंथि। थायराइड यह ग्रंथि गले में पाई जाती है, यानी कि श्वास नली के दोनों ओर। ये श्वास नली है, इसके दोनों ओर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। इससे स्रावित हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है। आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है, और उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी
क्रियाओं के संचालन में भी सहायक है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका उपापचय करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है तो थायरोक्सिन का निर्माण कम होगा, और थायरोक्सिन का निर्माण कम होगा तो हमारे गले में घेंगा रोग हो जाएगा, जिसे गलगंड रोग कहा जाता है। कैसा होता है गलगंड रोग? अपना गला सूज करके लटक जाता है। ये गला सूज करके लटक जाता है। आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। एक बार दोबारा देख लेंगे। थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। इससे जो स्त्रावित हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सी हार्मोन। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है, ये उपापचय क्रियाओं में सहायक है, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय करता है, और इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरोक्सिन की मात्रा कम होने से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। अगला लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ये भी गले में पाई जाती है, लेकिन थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर। इससे स्त्रावित हार्मोन जो है उसका नाम है पैराथार्मोन। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग होता है। इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग होता है। एक बार दोबारा देखेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, और इससे जो हार्मोन स्त्रावित होता है उसका नाम है पैराथार्मोन, और इसका जो कार्य है वो है रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित रखना। और इस हार्मोन की कमी से, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी नामक रोग होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये हमारे सीने में हृदय और महाधमनी के ऊपर पाई जाती है, या इनके पास में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। हृदय और महाधमनी, हृदय है जो उसकी महाधमनी है उसके पास में ये स्थित होती है, और ये बच्चों में विकसित होती है। किसमें विकसित होती है? बच्चों में। और युवा अवस्था में या यौनारंभ में ये सिकुड़ जाती है। कहाँ स्थित होती है ये? चेस्ट में, सीने में, हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में या आसपास पाई जाती है, और बच्चों में ये ज़्यादा विकसित होती है, और यौनारंभ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की, ये लुप्त होती जाती है, यानी कि सिकुड़ती जाती है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जैसे कि हमारा ये आमाशय होता है, जैसे घूमता है तो यहाँ पाई जाती है। ये 6 से 8 इंच लंबी होती है।
अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे ये दो हार्मोनों का स्रावण करती है। पहला है इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकेगॉन। ये दोनों ही हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के उल्टे कार्य करते हैं। कैसे? इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगॉन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर। दोबारा देखेंगे, अग्नाशय जो ग्रंथि है अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, यानी एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे ये दो हार्मोनों का स्रावण करती है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है, उनकी बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। बीटा कोशिकाओं से कौन? इंसुलिन। और ग्लूकेगॉन है जो लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाएं, इससे निर्मित होता है या इससे स्रावित होता है। अब इंसुलिन जो हार्मोन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और ग्लूकेगॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके दोनों ही रक्त में शर्करा का नियंत्रण करती है। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन जो है रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। यदि रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह रोग या डायबिटीज कहते हैं। यदि रक्त में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होती है या इंसुलिन का स्राव कम होता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और शर्करा का स्तर बढ़ जाने से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अब हम लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है। पहले तो ये जान लेते हैं कहाँ स्थित होती है। यह हमारी जो किडनी होती है, वृक्क होते हैं, उनके ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अधिवृक्क। अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी वृक्क के ऊपर। तो ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है और एक जोड़ी यानी प्रत्येक किडनी पर एक ग्रंथि होती है। इससे जो स्रावित हार्मोन है वो दो हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन और दूसरा हो गया नोर एड्रिनलिन। ये दोनों ही क्या करते हैं? आपातकालीन स्थिति में शरीर को सुरक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि आपातकालीन स्थिति में लड़ने की पोजीशन में लाते हैं, ये डटे रहने की स्थिति में लाते हैं, सामना करने की स्थिति में लाते हैं आपातकालीन स्थिति में। अब नेक्स्ट लेते हैं हम वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? वृषण के ऊपर, या वृषण को ही बोलते हैं, वृषण ही है ये। वृषण ग्रंथि
ये नर में ही पाई जाती है, केवल ये ध्यान रखना, मादा में नहीं पाई जाती है। बाकी सारी ग्रंथियाँ दोनों में ही नर और मादा में पाई जाती है, लेकिन वृषण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। और इससे जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक प्रकार से नर लिंग हार्मोन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नर लिंग हार्मोन का नाम बताएं, तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरोन। अब इसका जो कार्य है वो नर में लैंगिक अंगों का विकास होता है इसकी वजह से, और लैंगिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। लैंगिक लक्षण हो गए जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये लैंगिक लक्षण है, इनका विकास होना। और तीसरा है शुक्राणुओं का निर्माण। दोबारा एक बार देखेंगे, वृषण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसे नर लिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन जो कार्य करता है वो देखेंगे, नर लैंगिक अंगों का विकास करता है, लैंगिक लक्षणों को दृष्टिगोचर करता है और शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है। लास्ट हमारा है जो स्त्रियों में पाई जाती है अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि ये केवल मादा में पाई जाती है, ये मादा में पाई जाती है। ये भी एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। इससे जो स्रावित हार्मोन है वो दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इनका जो कार्य है वो स्त्रियों में लैंगिक अंग का विकास करता है, लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक लक्षणों का दृष्टिगोचर, स्त्रियों में रज चक्र का नियंत्रण है, तो इस प्रकार से हमने अंडाशय ग्रंथि की बात की। एक बार दोबारा देख लेते हैं अंडाशय ग्रंथि कि ये मादा में पाई जाती है केवल, और एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों के जो कार्य हैं वो हम देखेंगे। ये स्त्रियों में लैंगिक अंगों का विकास करते हैं, लैंगिक लक्षणों को दृष्टिगोचर करते हैं, रज चक्र का नियंत्रण करते हैं। ये एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है और ये मादा जनन तंत्र में स्थित होती है, एक जोड़ी यानी कि दो। तो इस प्रकार से हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।